हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आपके इस वर्ष एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी रिपीट होकर पूछे जा चुके हैं और इस बार आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। पूरे सिलेबस से चुने हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा होती है। तो संतुलित आहार में विटामिन व खनिज लवण की भी उपयुक्त मात्रा होती है, प्रोटीन की भी होती है, कार्बोज तथा वसा की भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर इन सभी को मिलाकर ही संतुलित आहार माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो कहलाता है, तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला या करने वाले कारक है। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला आयु और शारीरिक क्रियाशीलता भी एक कारण है, और व्यक्ति की पसंद व नापसंद भी एक कारक है, और धर्म और सांस्कृतिक स्वरूप भी इसका एक कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुपोषण का या के प्रभाव हैं। तो इसके प्रभाव होते हैं यहाँ पर सभी, यानी दोषपूर्ण शारीरिक वृद्धि, शारीरिक अपंगता, मृत्यु, ये सभी कुपोषण के प्रभाव हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रथम आहार समूह में शामिल है। तो प्रथम आहार समूह में शामिल होते हैं पुदीना, मटर, हरा धनिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो संतुलित आहार में प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण तथा विटामिन भी होते हैं, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख योगदान है। तो इसका प्रमुख योगदान होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट एक साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में लेना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामान्य मानव रक्त के 100 मिलीलीटर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 150 से 250 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में। अगला प्रश्न है, वसा में अघुलनशील विटामिन होता है। तो विटामिन बी वसा में अघुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का भार होता है। तो प्रोटीन का भार होता है 20%। अगला है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय और छोटी आंत में होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन कुपोषण रोग होता है। तो बच्चों में प्रोटीन की वजह से एक रोग हो जाता है जिसे क्वाशियोरकर और सूखा रोग कहा जाता है। यह प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो कैल्शियम प्राप्ति का यहाँ पर मुख्य स्रोत है दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शरीर में कैल्शियम की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है यहाँ पर रिकेटस भी हो सकता है, ओस्टियोमेलेसिया भी हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम की अधिकता संबंधी असामान्यता को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है हाइपर कैल्सीमिया। अगला प्रश्न है, शरीर में लौह तत्व का कार्य है। तो शरीर में लौह तत्व का कार्य होता है रक्त निर्माण करना और शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए तथा बी दोनों। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, शरीर में लौह खनिज की कमी के कारण होता है। तो इसके कारण हो जाता है रक्ताल्पता, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है। यह शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन प्राप्ति का सरल एवं सर्वसुलभ स्रोत है। तो इसका सर्वसुलभ स्रोत माना जाता है आयोडीन युक्त नमक। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, घेंगा, जिसे गाइटर भी कहा जाता है, यह आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विटामिन जो कि जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर विटामिन बी तथा विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में
विटामिन ए तथा डी भी घुल जाते हैं, विटामिन डी तथा ई भी, और विटामिन ए तथा के भी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर, थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। यह विटामिन बी यानी थायमिन की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन सी की कमी से होता है। एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होता है तो इसके कारण हो जाता है रतौंधी रोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस विटामिन की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट यहाँ पर, विटामिन ई को इस नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ई को टोकोफेरोल नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस विटामिन को रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन के को रक्त का थक्का भी जमाने वाला विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला है। तो शरीर की वृद्धि और विकास प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, मसूड़े का फूल जाना, शरीर में ऐंठन होना तथा दांतों का ढीलापन होना आदि लक्षण है तो विटामिन सी की कमी के लक्षण होते हैं। अगला है, रक्तस्राव को फटने से बचाने के लिए आवश्यक होता है। तो इसके लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर, आनुवांशिकता का संचरण होता है तो ये जीन्स के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, धात्री महिला 0 से 6 माह हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा ICMR 2020 के अनुसार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 67.6 ग्राम प्रतिदिन। धात्री महिला उन्हें कहा जाता है जो कि दूध पिलाने वाली माताएं होती है 0 से 6 माह के बच्चों को। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, 16 से 18 वर्ष की बालिका है तो प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा ICMR 2020 के अनुसार है। यहाँ पर ऑप्शन ए 46.2 ग्राम प्रतिदिन राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 300 कैलोरी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में महिला को प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 10 से 15 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ICMR के अनुसार गर्भावस्था में कैल्शियम की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 500 से 600 मिलीग्राम। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, शिशु की कार्बोहाइड्रेट संबंधी आवश्यकता की पूर्ति का स्रोत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, माँ का दूध। नेक्स्ट है, माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? तो यह लैक्टोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 4-5 माह के शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार कहलाता है तो इसे पूरक आहार कहा जाता है। इसके बाद अगला है, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए ये आवश्यक है तो इसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही आवश्यक है। तो ऑप्शन सी दोनों ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग कहा जाता है रोगाणु के संक्रमण से होने वाले रोग को। अगला प्रश्न है, शरीर की रोगों से मुकाबला करने की शक्ति को कहते हैं तो इसे रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मलेरिया फैलता है तो मलेरिया एनोफेलीज मादा मच्छर द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, खसरे के वायरस का नाम है। यहाँ पर ऑप्शन ए रूबियोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छोटी माता रोग का कारण कौन सा विषाणु है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? यहाँ पर हैजा वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया ये सभी वायु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वस्थ शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त में। इसके बाद अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग का उपाय है? तो यह क्षय रोग यानी TB रोग का उपाय है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से चेचक के विषाणु का नाम है? तो चेचक के विषाणु का नाम है यहाँ पर वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
मधुमेह का कारण हो सकता है, तो यहाँ पर स्थूलता भी इसका एक कारण हो सकता है, मानसिक तनाव या चिंता भी हो सकता है, और बैठकर अथवा मस्तिष्क के कार्य अधिक करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर मधुमेह नामक रोग को माना जाता है, तो इसे एक आनुवांशिक रोग माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है टाइफाइड इसके द्वारा फैलता है, तो यह दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए और बी। अगला प्रश्न यहाँ पर रक्तचाप या रक्त दबाव का मापन किया जाता है, तो इसका मापन किया जाता है रक्त दाब मापी द्वारा। यहाँ पर अगला प्रश्न है सामान्य रक्तचाप माना जाता है, तो सामान्य रक्तचाप माना जाता है डायलोस्टिक 80 mm तथा सिस्टोलिक 120 mm। अगला प्रश्न है यहाँ पर उच्च रक्तचाप के विकार को जन्म दे सकता है, तो अधिक धूम्रपान तथा मदिरापान और मानसिक तनाव तथा उग्र संवेगात्मक स्थिति, ये दोनों ही इसके राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है मोटापे का कारण होता है, तो मोटापे का कारण होता है अतिरिक्त कैलोरी ग्रहण करना और कार्यशीलता का अत्यधिक अभाव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों विकल्प। यहाँ पर अगला प्रश्न है रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रमुख कार्य है, तो इसका प्रमुख कार्य होता है युद्ध के समय घायलों की सेवा और महामारी के समय विभिन्न प्रकार की सेवा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था है। यहाँ पर ऑप्शन डी रेड क्रॉस सोसाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है केयर संस्था संबंधित है, तो यह बालकों के पोषण से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगला प्रश्न है खट्टे फलों में होता है, तो खट्टे फलों में होता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यहाँ पर अगला प्रश्न है रिकेटस उन बच्चों में होता है जिनको पर्याप्त नहीं मिल पाता है, तो जिनको पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता है उनमें रिकेटस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है अग्न्याशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो इसके द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है यहाँ पर ऑप्शन डी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप सभी क्वेश्चन का भली भांति रिवीजन जरूर करके जाएं, आपके एग्जाम में इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।